ओके, सो गाइस हमने लास्ट क्लास में चेन रूल को दोबारा एक बार डिस्कस किया था, है ना, कि चेन रूल कैसे लगाते हैं, और उसके बाद हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। आप लोगों को क्वेश्चंस दिया था, आप लोगों ने फिर क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्लास में, ये सब क्वेश्चंस। और फिर मैंने आपको इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, फिर इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। एंड फाइनली मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5.3 में 1 से लेके 8, और 5.2 और 5.4 को कंप्लीट करने के लिए दिया था, राइट। तो सबसे पहले हम ये इस होमवर्क में से जो डाउट है उसको पूछ लेता हूँ, और उसके बाद मैं फिर आगे सॉल्व करूंगा। ओके, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग दिव्यांशु। ओके, सो ये एक छोटी सी चीज, मतलब एक चेन रूल वाली मैंने रखी है, जस्ट कि आपको ये दिमाग में क्लियर रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इन यूजिंग द चेन रूल वी वर्क फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर वाले फंक्शन से अंदर वाले फंक्शन की तरफ आते हो। फॉर्मूला सेज दैट वी डिफरेंशिएट द आउटर फंक्शन, ठीक है, एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। तो पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। जैसे कि अगर f ऑफ gx है, तो आप f डैश gx लिखते हो, f डैश gx लिखते हो, और फिर g डैश gx का डिफरेंशिएशन करते हो, तो g डैश निकल कर आता है, ठीक है। Okay, so first of all, how many of you did your homework? कितने लोगों ने होमवर्क किया? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू अदर वन? आयुष, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? आयुष, आशुतोष, हर्षित, रोशन। हर्षित, अनम्यूट करके बताओ क्या रीजन है आपका? दो क्लास के बाद निकल गया तो मैं मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो तुम्हें पीछे का सुनो मैं सुनो तो सुनो सुनो सुनो, नौटंकी बंद करो तुम। क्लास से निकले थे तो रिकॉर्डिंग देखते, ठीक है। अब ये तुम अगर बोल रहे हो ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ये होता है झूठ। कंटिन्यूटी वाला पूछेगा, पूरा किया है एक पूरा, मतलब कंटिन्यूटी का पूरा कर चुका हूं, बस ये सब बाकी है कंटिन्यूटी, उसका बड़ा कंटिन्यूटी तो करना। कब का खत्म हो गया है? हम ये सर वो कंटिन्यूटी के बाद सब डिफरेंशिएबिलिटी, सुनो, कंटिन्यूटी था एक्सरसाइज 5.1, उसके बाद 5.2 के डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में एंटर कर चुके हैं, और ये बस इतना दिखा रहा है कि तुमने वीडियो भी पूरा नहीं देखा है। नहीं तो तुमको पता होता वीडियो के एंड में कि मैंने होमवर्क दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन बनाए तो तुमने? मैंने, तो इसके 5.2 के नहीं किया सर। तुमने 5.2 नहीं किया, मैंने 5.2, 5.3 और 5.4 कहीं ना कहीं दिया हुआ है। 5.3 का आधा है, 5.4 पूरा है, 5.2 पूरा है। मैं फिर निकालूंगा मैं। आयुष, व्हाट इज द रीजन? आयुष, ठीक है, मैं एक तुम्हारा ये बात मान लेता हूँ कि तुम कोल्ड से सफर कर रहे हो। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, इफ यू आर डूइंग द क्लासेस बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर होम,
it's of no use of attending the classes. I don't think anyone will agree to this that अगर आप classes कर रहे हो, you are attending 4 hours 5 hours of classes per day, but if you are unable to solve it, तो वो चीज दिमाग में बैठ नहीं रही है. हाँ रोशन, आपका मुझे पता है, ठीक है, घर पे मेरे को पता है आयुष, लेकिन ये पता है क्या, समटाइम्स ऐसा होता है कि यू आर, या तो फिर आप क्लासेस भी मत करो. अगर तबीयत खराब है और अगर आप घर पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ क्लासेस अटेंड करो, तो इट्स बेटर कि यू लीव द क्लासेस एज वेल. बिकॉज वहां पे फिर क्या है कि मुझे तो नहीं दिखता कि मैथ्स में आपने मेरी 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड कर रहे हो 2-3 क्लासेस से, एंड यू आर नॉट डूइंग अ सिंगल क्वेश्चन इन योर होमवर्क. व्हाट्स द यूज? आशुतोष, आपने क्यों नहीं किया? सर 5.1 किए बस. 5.1 तो होमवर्क ही नहीं था. 5.1 तो होमवर्क ही नहीं था. मैंने आपके उस दिन कॉल किया था फादर को, राइट? क्या उसके बाद मुझे ये चेंज देखने को मिला है? आपने आपने रिकॉर्डिंग तक देखी थी? आपने पूरी रिकॉर्डिंग देखी थी? यस सर. तो उसमें आपको होमवर्क नहीं पता चला था क्या क्या होमवर्क है? फाइव 5.2 तो मैंने लास्ट क्लास में ही शुरू कर दिया था. चल तुम ऐसे, कोई फायदा नहीं है, तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ. आयुष, टेक केयर, रिमूव कर रहा हूँ. Okay, so we are left with some serious students now. तबीयत खराब है, क्लासेस मत करो, टेक रेस्ट. बट क्लासेस करके होमवर्क नहीं कर रहे हो तो क्लासेस का कोई फायदा नहीं हो रहा है. अल्टीमेटली फिर उसको जीरो से शुरू करना होगा. टेक रेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर बताओ मेरे को. एक्सरसाइज 5.2 से बताइए सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 6, cos of x cube into sin square x power 5. cos of x cube into sin square x to the power 5. चलिए, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिव्यांशु क्या करेंगे. हम दिव्यांशु बताइए, आपने स्टार्टिंग में इसमें क्या क्या सॉल्व किया हुआ है? सर हम u into v पे सॉल्व कर रहे थे, लेकिन फिर Perfect. जैसे cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है ना, उसी में दिक्कत आ जा रहा था, वही नहीं हो पा रहा था. जैसे आप बताए थे बड़ा वाला x ले, मतलब उसको एक ये देखो, कैपिटल ये x लेके सॉल्व कर रहे थे. ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे इसके जस्ट पहले क्या डिस्कस किए हैं कि इन यूजिंग द चेन रूल वी वर्क फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. चेन रूल लगाने के दौरान हम बाहर से अंदर के फंक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है. तो जैसे कि हमारे पास है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन है या स्क्वायर है, बताओ. जैसे इसमें सर इसका तो मतलब इजी है, लेकिन जैसे उसके cos ये ऑफ वाला एक्स जो क्यूब भी था ना, इजी है. cos ऑफ, अगर साइन ऑफ एक्स हाँ, स्क्वायर इजी है तो cos ऑफ एक्स क्यूब भी उसके इजी. बगल में जो था ना साइन स्क्वायर, जब साइन हाँ, पे स्क्वायर लग जा रहा है तब दिक्कत आ जा रहा है. अब सोचो, मतलब तो अभी आप उसको पहले किस फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे? क्या उसको आप साइन एक्स बोल सकते हो? नहीं, अब वो नहीं. स्क्वायर फंक्शन बन गया ना. बाहर हम्म वाली चीज देखो, जैसे कि अगर वहां पे देखोगे साइन स्क्वायर एक्स अल्टीमेटली क्या है, इट्स एक्चुअली साइन एक्स का होल स्क्वायर. अब मान लो कि वो x के जगह पे मैं कह देता हूँ कि साइन ऑफ एक्स पावर 5 है, मतलब ठीक है. बट अल्टीमेटली अगर आप बाहर से ऑब्जर्व करोगे, इफ यू गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो पहले एक स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर के अंदर बेस में साइन है, और साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, x टू द पावर 5 है ना. यस सर. ऑब्जर्वेशन तो इस तरीके से होना चाहिए.
क्योंकि आप खुद सोचो साइन फंक्शन है, हम अगर आप इसमें ddx और sin x लगाना चाहते हो तो x के जगह पे कुछ चल सकता है, x पावर 5 चल सकता है, लेकिन साइन पे कोई अलग पावर नहीं चलेगा, साइन के ऊपर सिंगल पावर होना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला केस हो गया। तो यहाँ पे साइन के ऊपर जब सिंगल पावर है तब आपने देखा कि ये sin x है, x के जगह पे x स्क्वायर आ गया, और इसीलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा कि the outer function is the sine function and the inner function is the squaring function. So dy by dx is equal to ddx of, ये आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और अंदर वाला जो फंक्शन है उसको रहने दिया एक तरीके से, तो इसलिए वो बन गया cos ऑफ x स्क्वायर। और फिर हम क्या करते हैं उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास 2x आया। अब अगर इस क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करें हम लोग, तो आपने u इंटू वी लगाया, परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको u बोलूंगा और इसको cos ऑफ x क्यूब इंटू ddx ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ठीक है, प्लस फिर हमने v को रखा इंटू ddx ऑफ u होगा। तो अब हमारा डिफरेंशिएट होने वाला है cos ऑफ x क्यूब, ठीक है ना। अब अगर इसके डिफरेंशिएशन पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बाई वी स्क्वायर भी तो होगा ना। क्यों, ये तो प्रोडक्ट है ना, क्वेश्चन थोड़ी है। यस सर। सो नाउ निखिल, इवन आप भी देखिए जहां दिक्कत हो रही है बताइए, आपको भी इसमें डाउट है। सो अब जैसे बाहर वाला फंक्शन देखोगे तो बाहर में इट्स अ स्क्वायर फंक्शन। अब स्क्वायर फंक्शन के बेस में साइन है और साइन के आर्गुमेंट में x टू द पावर 5 है, दिस आइडिया शुड बी क्लियर। तो अगर आप इसको x स्क्वायर की तरह ट्रीट करते तो आप वहां पे क्या लिखते, 2 sin x, मान लो कि अभी फिलहाल इसको हमने x माना हुआ है और आप इसको x स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो 2 sin x इंटू ddx ऑफ sin x, राइट। सिमिलरली अगर यहां देखते हैं हम लोग तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, ddx ऑफ cos ऑफ x क्यूब, तो दैट विल गिव मी पहले तो ये मेनली बाहर से cos फंक्शन है, तो cos का डिफरेंशिएशन sin हो जाएगा, तो sin ऑफ x क्यूब इनटू, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वाला टर्म तो हो गया इजीली, यहाँ पे अब इसको कंप्लीट करते हैं, cos ऑफ x क्यूब इनटू, अब देखो मैं यहाँ पे साइन ऐसे जो x लिखा हो ना वहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x के जगह पे क्या माना x को, x टू द पावर 5, so 2 sin x टू द पावर 5 इंटू ddx ऑफ sin x। अब ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, लेकिन कैपिटल X की जगह x टू द पावर 5 आएगा, और फिर हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम x टू द पावर 5 को भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा एक तरीके से, सो माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ x क्यूब, ठीक है। सो फाइनली ddx ऑफ x टू द पावर 5 हो जाएगा 5 इंटू x टू द पावर 4। तो यहाँ 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 होगा, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो दिस बिकम्स माय आंसर। निखिल, कहीं पे दिक्कत हो रही है? नो सर। ठीक है। अनिमेश 2x, सर हाँ हाँ सर जैसे 2 sin कैपिटल x लेट किए थे तो उसके बाद हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, लेकिन आपने एक्चुअली यहाँ पे पहले साइन को एक तरीके से अज्यूम करना था, मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट में मान लीजिए कि पहले साइन ऑफ x टू द पावर 5 है, इसको यहाँ लिख देता हूँ,
हमारे पास जो साइन स्क्वायर x पावर 5 दिया हुआ था रोशन, वो कहीं ना कहीं ये था, राइट? तो आप पहले इसको x की तरह ट्रीट करो। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन होगा। तो वहां हम क्या लिखेंगे, 2x dx अपॉन dx, ठीक है। अब x की वैल्यू लिखे तो 2 sin x टू द पावर 5, और अब हम x तो हमने उसको माना हुआ था, तो डी डी एक्स ऑफ दिस। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। अब आप जब ये सॉल्व कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो अब एक तरीके से, तो अब यहाँ पे हमको ये मानना पड़ेगा, लेट से इसको हमने x डैश का नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x डैश डॉट डॉट डी डी एक्स ऑफ x डैश, ठीक है। तो 2 sin x पावर 5 इंटू cos ऑफ x डैश इंटू डी डी एक्स ऑफ x डैश, ठीक है। अब अगर हम ये वैल्यू इस हिसाब से पुट करते, तो cos ऑफ x पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ x पावर 5, जो कि मेरा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। गेटिंग दिस नाउ, ठीक है। पहले तो आपको देखना है कि बाहर से कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, तो बाकी जितने भी चीज थे उसको x मान लेंगे, बाकी जितने भी चीज थे उसको x मान लेंगे। तो अंदर अब बेस में क्या है, बेस में एक साइन फंक्शन है, तो कहने के लिए उस साइन फंक्शन को x मान लिया गया। चलो नेक्स्ट, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, 9 है, 8 है, cos of root x। ये सर निमेश, सॉरी मेरे तरफ से 9 और 10 है। अच्छा 9 और 10, 8 नहीं है सर, गलती से चला गया था, ओके ठीक है। तो अभी मेरे को 9 सॉल्व करना है, 9 और 10। नाउ गाइस 9 और 10 तो डिफरेंशिएशन वाला नहीं है ना, ये आपको क्या करना है, जैसे लेट्स से 9 की बात करें अभी, तो प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod of x minus 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैं आपको इसका स्टार्टिंग पार्ट बता देता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला लगा के इजीली इसको कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हमको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है 1 पे। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मॉड का डेफिनेशन पे आना पड़ेगा। मॉड का डेफिनेशन क्या होता है, सो मॉड x इज इक्वल टू योर सिंपल x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब मॉड के अंदर जो चीज है, अगर वो आपका x 0 या 0 से बड़ी होती है तो आप सीधे मॉड को रिमूव कर देते हो, लेकिन मॉड की अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव होती है तो आप मॉड को रिमूव करते हो, लेकिन उस अंदर वाली चीज के आगे एक माइनस साइन लगाते हो। जैसे कि अगर हम बात करें मॉड ऑफ 5, तो मॉड 5 के अंदर हमने मॉड के अंदर हमने 5 डाला है। अब 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले केस में आएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे ही रिमूव कर देंगे, मॉड को ऐसे ही रिमूव कर दोगे। लेकिन वही अगर हमने आपसे मॉड ऑफ -5 पूछा होता, तो अब आप क्या करते, मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो पहले आप उसको लिखो और उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना होता है, क्योंकि इस केस में आप ये कह सकते हो कि ये आपका x था, तो इस केस में कह सकते हो ये आपका x था। तो जब x अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो आप मॉड ऐसे ही रिमूव कर दिए, लेकिन जब आपका x लेस देन 0 था तो आपने उसके सामने एक माइनस का साइन लगा दिया। तो -5 के आगे एक और माइनस लगाया, तो फाइनली क्या बन जाएगा, वो फाइनली वो बन जाएगा +5, ठीक है। सो अब अगर हम इसके हिसाब से इस डेफिनेशन पे आए, इसके हिसाब से अगर हम इस डेफिनेशन पे आए, तो मॉड के अंदर अब आप भी बताओ कि जैसे x-1 का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 1, x-1 के लिए क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 1, तो इट विल बी लाइक कि अगर यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली अगर x1 पुट करोगे, एग्जैक्टली x1 पुट करोगे तो मॉड की वैल्यू
अब मॉड के अंदर वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव और 1 से छोटी वैल्यू के लिए मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका x-1 पॉजिटिव होता है और इसके लेफ्ट में आपका x-1 नेगेटिव होता है। सो बेसिकली अगर हम इस डेफिनेशन को, यस अनिमेश सर बोलो। सर ये एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे दिया है, मतलब वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा ग्राफ के हाँ हिसाब से चला। हाँ, ग्राफ के हिसाब से तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सर मतलब हर बार तो फिर भी हर बार तो ग्राफ से नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लो कि अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप वहां पे दिखा सकते हो, बट जनरली क्या होगा ना, दे विल सिंपली आस्क यू वेदर दिस इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो आप इतना ही, जैसे हमने जब मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो हमने मॉड एक्स में सिंपली बात की थी कि जहां पे आपका ग्राफ टर्न करता है, वो टर्न करता है उसके क्रिटिकल पॉइंट पे। जैसे मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है, तो 0 पे आपको शार्प टर्न मिला। सिमिलरली मॉड ऑफ x-1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 पे आपको शार्प टर्न मिलेगा। तो वहां पे आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन होगा कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आपको पहले ये समझ जाओ कि हाँ ठीक है, मॉड को कैसे ओपन करते हैं, बिकॉज अगर ये थोड़ा ज्यादा नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया, जो आ सकता है कंटिन्यूटी में, अगर चेक करोगे तो 2-3 मॉड्स के एडिशन वाले क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 पूछा गया था कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम वहां पे अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम ये नहीं लिख सकते कि मॉड x कंटिन्यूअस है, मॉड x-1 कंटिन्यूअस है, मॉड x-2 कंटिन्यूअस है, तो सबका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा। वहां पे हमको हर जगह से मॉड रिमूव करके फिर वो सॉल्व करके दिखाना था। तो जैसे कि अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन हो जाएगा, अगर हम ऐसे ही मॉड एक्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो अंदर वाली चीज अगर x-1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर x आपने 1 या 1 से ज्यादा पुट किया तो अंदर वाली चीज ग्रेटर इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो आप मॉड को वैसे ही रिमूव कर दीजिएगा। लेकिन अगर अंदर वाली चीज हमारी लेस देन 0 होती है तो x-1 लेस देन 0, मतलब x कितना हो जाएगा, x लेस देन 1 हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में मॉड को एक माइनस साइन के साथ ओपन करोगे। उस केस में मॉड को एक माइनस साइन के साथ ओपन करोगे तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। इसका मतलब है अब ये फंक्शन कैसा हो गया, अगर आपने इनपुट 1 या उससे बड़ा डाला तो x-1 से आउटपुट निकलेगा, या फिर अगर आपने इनपुट 1 से छोटा डाला तो 1 माइनस एक्स से आपको आउटपुट मिलेगा। अब अगर हम एक बार डेफिनेशन की तरफ आ जाए, आपको डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1, यहाँ पे क्या होगा, x अप्रोचिंग 1 fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी। और ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करते हो फंक्शन का, सो आप सोचे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 से छोटे 1 से थोड़ी छोटी वैल्यूज पे जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन पिक करोगे, ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला फंक्शन? ऑब्वियसली नीचे वाला फंक्शन, बिकॉज ये फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है और ये फंक्शन लेस देन 1 के लिए है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये वाले फंक्शन का यूज होगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ सी। अब ये सी के जगह पे हमको सीधा, आपको फॉर्मूला पता ही है, तो मैं यहाँ पे सीधे इसको पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, सो अब देख सकते हो कि ऊपर 1 माइनस एक्स है, नीचे x माइनस 1 है, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, -1 बचेगा। और बाहर अगर हम लिमिट डाल भी दे, लिमिट x अप्रोचिंग 1, तो -1 की लिमिट क्या होगी, -1 की लिमिट होगी
minus 1. And if I calculate right hand derivative, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में भी अभी फॉर्मूला तो यही लगेगा fx माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1. और आप इस बार लेकिन फंक्शन जो ऊपर जो fx दिख रहा है वो फंक्शन होना चाहिए जहां पे आप ये 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस के लिए, तो 1 प्लस के लिए हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन है. ऊपर वाले फंक्शन में आपने x माइनस 1 देखा, माइनस एफ ऑफ 1 विल बी 0 अगेन डिवाइडेड बाई x माइनस 1. तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ कि ऊपर भी x माइनस 1 है, नीचे भी x माइनस 1 है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आपका ये कैंसल आउट हो गया. कैंसल आउट हो गया तो वहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो क्लियरली हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 दिख रही है. सो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. गेटिंग दिस? ऑब्जर्व करो कि हमने फॉर्मूला में बस क्या अंतर है. जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किए हैं तो हमने वो वाला फंक्शन डाला है जो 1 से छोटे के लिए होता है, और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं तो हमने वो फंक्शन देखा है जहां पे वो x का इनपुट 1 से बड़ा होगा. सो अनिमेश, निखिल, इज दिस क्लियर? क्लियर है सर. ओके निखिल, ठीक है. यस सर. ओके, तो अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे. प्रूव दैट द GIF defined by fx is not differentiable at x is equal to 1 and 2. अभिषेक को डाउट है यार. अभिषेक तुमने टेस्ट में टॉप किया था. ये सब क्वेश्चन तो आपसे आराम से बन जाने चाहिए. इससे मुश्किल क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हुए हैं. सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? सबसे पहले आपको यहाँ पे fx की जो डेफिनेशन है उसको रीराइट करना पड़ेगा. गाइस प्लीज रिमेंबर, जब भी आपको मॉड के केसेस, मॉड वाले क्वेश्चंस या फिर GIF वाले क्वेश्चंस मिलते हैं एंड यू आर चेकिंग द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, या लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो लिमिट हो या कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो, मॉड या GIF के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले उसको डिफाइन करना होता है इंटरवल वाइज. जैसे अभी हमने इसको रीडिफाइन किया था मॉड वाले फंक्शन को. सिमिलरली ये जो GIF वाला फंक्शन है अभी क्या दिख रहा है कि x का वैल्यू अगर 0 से 3 के बीच में डालते हैं तो GI ऑफ x से कैलकुलेट होगा. आपको इसको प्रूफ करना है कि ये 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो गाइस यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें, सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक हमको देखना पड़ेगा. अब आपको जैसे पता होना चाहिए कि जैसे मॉड, अगर हम मॉड x कैलकुलेट करते हैं वेयर अब मॉड x की वैल्यू 1 कब आती है, पहले ये बता सकते हो क्या? मॉड x कह रहे हो, GI ऑफ x की वैल्यू 1 कब आती है बताइए. GI ऑफ x की वैल्यू 1 कब आती है? लेट मी नो स्टूडेंट्स. तो ये होता है when x is between 1 से 2, 1 पे इक्वल टू भी आएगा. तो जब आप कोई भी नंबर रखते हो 1 से 2 के बीच में 1 इंक्लूडेड, तो उसका GIF का वैल्यू हमेशा 1 आता है, राइट? जैसे 1.2, 1.3, इवन 1.9 और या फिर 1, इन सारे जगहों पे आपका GIF का वैल्यू आने वाला है कितना? 1 आने वाला है. तो गाइस हम क्यों ना फिर अपने क्वेश्चन का रीडेफिनेशन इसके हिसाब से करें, क्योंकि आप देखो कि आपको कहीं ना कहीं 1 या और 2 पे चेक करना है ना. 1 और 2 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे चेक किया था, तो 1 से ऊपर अगर फंक्शन अलग हो रहा था, 1 से नीचे फंक्शन अलग हो रहा था, तो हमारा सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि 1 से छोटा, 1 से लेस के लिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 1 से राइट के लिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या है. हो सकता है सेम आए, हो सकता है अलग आए, बट आपको उसको रीडिफाइन करना होता है. तो जैसे कि हमको इंटरवल दिया है 0 से लेके 3 तक का, ठीक है. तो अब अगर मैं सिमिलरली आपसे सवाल पूछूं
कि 0 से 3 तक के इंटरवल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, तीन अलग इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे सिंपली बताइए कि अब मॉड x की वैल्यू 0 कब होगी। अब मॉड x कह रहा हूं फिर से, GIF ऑफ x की वैल्यू 0 कब होगी। आप कौन से वैल्यूज की GIF कैलकुलेट करोगे तो हमेशा 0 आएगा। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हरी अप। Perfect. Let me know in the chat box, everyone. These are some easy questions जो कहीं ना कहीं आपके सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे ये होता है। अभिषेक गलत है, ऐसा आंसर दोगे 160 मारने के बाद। आर्यन, दीक्षा, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। यू गाइज हैव टू राइट दिस ना। विवांश, सौरभ, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। परफेक्ट दीक्षा। जब आपका x जो रहेगा वो 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, 1 इंक्लूडेड, 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, 1 इंक्लूडेड। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स सर इस 0 क्वेश्चन में। हाँ 0 इंक्लूडेड। अब आप इसलिए क्या करोगे, आप इसको रीडिफाइन इसी तरीके से करोगे कि 0 से 1 पे हमारा आउटपुट 0 होगा, 1 से 2 पे हमारा आउटपुट 1 होगा, एंड 2 से 3 पे हमारा आउटपुट 2 होगा। कैन यू, आर यू गेटिंग दिस। सबसे पहले यही अपना पूरा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। आ रहा है समझ में आप सबको, बोलिए। सर फंक्शन दिया होगा तो उसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा। हाँ मतलब आप GIF ये याद रखो, इवन चाहे वो क्वेश्चन जेई में आए या बोर्ड्स में आए, जब भी GIF और मॉड वाले केसेस होते हैं ना, हम पहले मॉड और GIF को रिमूव करने पे टारगेट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा आइडिया लगा ही सकते हो कि अगर ये फंक्शन ऐसे हो गया, तो अभी जैसे मैंने वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगाया था, अब अगर हम एट x इज इक्वल टू 1 देखना चाहते थे और हम LHD निकालने चले गए, तो LHD का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c, मतलब f ऑफ c तो यहाँ पे 1 ही है एक तरीके से, अपॉन x माइनस 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने गए तो वो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है। तो कैन यू रियलाइज दैट सब कुछ सेम है, लेकिन जब आप fx की वैल्यू पुट कर रहे होगे, जब आप यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर रहे होगे, तो आपको 1 से छोटा के लिए फंक्शन रखना है। तो 1 से छोटा के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, बताओ जल्दी से। 1 से छोटा के लिए, यस अनिमेश, उसने स्क्रीन पे मार्क किया, इट इज 0। तो 0 हो गया माइनस, अब f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब होता है स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन द इनपुट इज 1, आउटपुट ऑफ द फंक्शन व्हेन द इनपुट इज 1। बताइए इस डेफिनेशन के बेसिस में कि अगर आपने इनपुट एग्जैक्टली 1 डाला है तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है। एग्जैक्टली इनपुट अगर 1 डाले हो तो आपका आउटपुट कहां मिलेगा, सेकंड वाली डेफिनेशन से मिलेगा। तो वो कितना है, इट्स -1। ठीक है, अपॉन x माइनस 1। सो बाहर अभी लिमिट रहेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास अभी क्या आ रहा है, हमारे पास वो आ रहा है लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है। अब आप देखो कि न्यूमरेटर, अब ये सवाल कहां पे आ गया, अब ये सवाल लिमिट सॉल्व करने पे आ गया। डिफरेंशिएबिलिटी का खेल तो फर्स्ट स्टेप में खत्म है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की आपने फॉर्मूला लगा दिया और आपने फिर fx की वैल्यू रख दी और f ऑफ 1 की वैल्यू रख दी फंक्शन के डेफिनेशन के बेसिस पे। अब जो पार्ट आता है ये आता है लिमिट, जो हम लिमिट कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ही सोचिए, सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे, आप देख रहे हो कि अगर हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट किए हो तो 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है। अगर आता है तो फिर हम उसमें फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर इज नॉन जीरो,
जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे होगे, लिमिट एक्चुअली पुट कर रहे होगे, तो न्यूमरेटर विल बी नॉन जीरो एंड डिनोमिनेटर विल बी जीरो, स्लाइटली लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब स्लाइटली लेस देन जीरो। तो ये कहीं ना कहीं आपका -1 अपॉन जीरो, -0 अप्रोचिंग वाला होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको पूरा वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहा होगा शायद, है ना। माइनस इंफिनिटी बोलते हैं, इंफिनिटी बोलो, लिखने की भी जरूरत नहीं। हम यहाँ पे ये क्लियरली वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ फाइनाइट वैल्यू, दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ फाइनाइट वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट में एफ ऑफ एक्स 1 प्लस के लिए आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो 1 प्लस के लिए अपना एफ ऑफ एक्स होगा 1 माइनस एफ ऑफ 1 इज अगेन 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो अब न्यूमरेटर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर प्रॉपर जीरो हो गया, 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो जब न्यूमरेटर एग्जैक्टली जीरो हो गया पहले ही, तो आपका ये राइट हैंड लिमिट कितना आने वाला है, राइट हैंड लिमिट तो जीरो ही आएगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट तो जीरो आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट और राइट हैंड लिमिट जीरो, अनइक्वल है, तो हमारा 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि x इज इक्वल 2 पे भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। हमने इसको ग्राफ से, जब डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक देख रहे थे, तो हमने ग्राफ से इस चीज को पहले ही देख लिया था कि 1 पे क्या होता है, ब्रेक आ जाता है, बड़ा सा 1 पे बड़ा सा ब्रेक आ जाता है वहां पे। तो 1 जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है, तो कभी भी एक जीआईएफ जो होता है वो अपने इंटीग्रल पॉइंट्स पे उसके डेरिवेटिव्स नहीं आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट डाउन दिस थिंग, दिस विल नॉट बी सेव्ड इन द पीडीएफ, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट का मैसेज हो जा ही चुका होगा, तैयारी शुरू कर दो। पहले फिजिक्स का होगा, फिर मैथ्स का होगा, फिर केमिस्ट्री का होगा। और आप लोगों के लिए बड़ा इशू होना भी नहीं चाहिए, इतने अच्छे लेवल के टेस्ट में आप लोगों ने बढ़िया स्कोर किया है, तो ये एक तरीके से सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी आप लोगों के लिए, आप लोग आओगे इधर भी टॉप करोगे। इस बार भी ऑफलाइन वाले में फिर वो क्या कहते हैं, अपना अभिषेक ही टॉप करेगा। नहीं, एक ही दिन में तीनों नहीं होगा, एक दिन में एक सब्जेक्ट करके रखा हुआ है। ओके चलिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइव पॉइंट थ्री में आई गिव यू होमवर्क फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। कहां पे दिक्कत हुई है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 दीक्षा, ठीक है। दीक्षा देखिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले बताओ दीक्षा, ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट होगा। दिव्यांशु आप भी बताइए, आपका डाउट आया है, पहले सोचो कि इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है।
अनिमेश, इम्प्लिसिट का मतलब है कि आप x और y को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप इक्वेशन के एक साइड में सिर्फ y रखोगे, सिर्फ y, cos y भी नहीं, सिर्फ y रख पा रहे हो, और बाकी पूरे x के फंक्शन राइट साइड में चले गए। तो जब भी हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ला सकते हैं, इक्वेशन के एक साइड में सिर्फ y है और बाकी राइट साइड में सब x के फंक्शंस है, उसको बोला जाता था एक्सप्लिसिट। और अगर आप क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हो, अगर आप y को कंप्लीटली एक साइड में सिर्फ y नहीं रख पा रहे हो, कुछ और भी चीजें साथ में रह जा रही है, तो वहां पे उसको बोला जाता था इम्प्लिसिट। तो जैसे कि आसान क्वेश्चन एक लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लो x स्क्वायर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या सिर्फ y रख सकते हो एक साइड में इक्वेशन के? बिल्कुल रख सकते हो। आपने ये जो x दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, आपने इसको राइट साइड में भेज दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। तो ये अभी इस फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं x प्लस कॉस ऑफ, या सिंपली अगर यहीं पे रख दूं मैं, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ लेट से एक्स वाई, या सिर्फ cos ऑफ एक्स वाई भी रखूंगा तो चलेगा। मान लीजिए सिर्फ रख रहा हूं cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या अब आप इसको y को सिर्फ अकेला रख सकते हो? नहीं होगा, y को सिर्फ अकेला रखना यहाँ पे नहीं होगा। कहने के लिए तो कुछ लोग ये कर देंगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखेंगे, फिर इस x को वहां भेज देंगे। बट चलो ये तो सिंगल टर्म लिया था। आई थिंक व्हेन यू टेक दिस काइंड ऑफ केसेस, y प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई सर इज एक बार इक्वल, पहला क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा? पहला क्वेश्चन 5.3 वाला एक बार वही बता दीजिए। ये सॉल्व किए हुए हम लोग। ये देखो, जैसे यहाँ पे हो गया x प्लस वाई प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे आप y को अकेला एक साइड पे रख पाए, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, प्रॉपर एक्सप्लिसिट फंक्शन में आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड, देखो चाहे वैसे इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, मैंने आपको एक लास्ट चीज बताई थी कि चाहे इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, आप क्या कर सकते हो, आप पूरी इक्वेशन को dy बाई dx से डिफरेंशिएट कर दो ना, पूरी इक्वेशन को dy बाई dx से डिफरेंशिएट कर दो। जहां पे आपको सिर्फ x का फंक्शन होगा, जो टर्म सिर्फ x का फंक्शन होगा, वहां पे dy बाई dx नहीं आएगा, और जो टर्म में x के साथ कुछ y वगैरह भी दिख रहा है तो वहां dy बाई dx आएगा। जैसे कि ये देखिए x प्लस वाई प्लस साइन वाई। अब अगर हम बात करें x प्लस वाई प्लस साइन वाई का, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब मान लो कि वहां पे आपको बताना नहीं होता है कि इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, आप सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया तो x, अब व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? 1, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? dy बाई dx रह जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin y विद रिस्पेक्ट टू x? तो sin x होता तो आप cos x लिखते हैं, लेकिन sin y हो गया, तो पहले तो y को x मान के हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y आ जाएगा, लेकिन हमने y को x अज्यूम किया था तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, तो इसलिए cos y into dy by dx। राइट साइड में जीरो था, जीरो इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो रह गया। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तीन टर्म है, कि वन है, एक dy by dx और एक cos y dy by dx है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको dy by dx पूछा गया था, तो अब आपको क्या करना होता है कि dy by dx आप एक तरीके से यहाँ पे कॉमन ले लेते हो, और जैसे 1 हो गया तो सबसे पहले 1 तो हमने राइट साइड भेज दिया तो -1 बन गया। अब जो बाकी दो टर्म्स बचे उसमें हमने dy by dx को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस cos y, और उस 1 प्लस cos y को भी हमने राइट साइड में भेज दिया। तो अल्टीमेटली वी गॉट द वैल्यू ऑफ dy by dx। जनरली आपने अभी तक जो dy by dx कैलकुलेट किया था वो x के टर्म में आ रहा था, है ना, मतलब dy by dx की जो वैल्यू आ रही थी वो x के टर्म्स में आ रही थी। यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस में आपको वैल्यू y में भी मिल सकती है, y के भी फंक्शंस आपको मिल सकते हैं। सर ये दोनों केस में लगा सकते हैं? दोनों केस में, मतलब कि आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाली चीज देखनी तक नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो जैसे कि अभी अगर हम बात करें, मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको, आप सीधा डिफरेंशिएट करो,
आप इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भूल जाओ, सीधा डिफरेंशिएट करो तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अब 3y, 3 तो कांस्टेंट है, अब y की जगह x होता तो आप 3 लिख के छोड़ देते, लेकिन अब वो है ना, y की जगह अगर वो x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता, लेकिन वो अपना है y, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर इज इक्वल टू राइट साइड में sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे 2 + 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x है। अब आपको dy/dx अकेला चाहिए, तो बाकी सबको दूसरे साइड भेजना है। तो सबसे पहले आप 2 को दूसरे साइड में भेजोगे, तो 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x - 2 हुआ, और फिर आप ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू cos x - 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, cos x - 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट द value of dy/dx। चलिए, so let's discuss now question number 7, sin square y plus cos of xy is equal to pi। तो गाइज जैसे कि मैंने बोला, लीव इट वेदर इट्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, सीधा आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ddx of sin square y plus cos of xy is equal to ddx of pi। ठीक है, फिर आप अब टर्म्स पे डिफरेंशिएशन पे उतरोगे, टर्म्स के डिफरेंशिएशन पे उतरोगे तो क्या होगा, ddx of sin square y plus ddx of cos of xy, और यहाँ पे तो अपना कांस्टेंट है ना, पाई को आप कांस्टेंट ही लेके चलोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इधर आइए, यहाँ पे जब आप ddx of sin square y कर रहे हो, ठीक है, सो अगर ये sin x, पहले तो ये स्क्वायर फंक्शन है, तो अगर ये sin स्क्वायर होता तो आप उसको x स्क्वायर की तरह ट्रीट करके डिफरेंशिएट करते, तो वही लॉजिक, अब तो चेन रूल है, मतलब भूल जाइए बाकी सब, अब यहाँ पे हम चेन रूल लगा रहे हैं। तो पहले 2 sin y, अगर sin स्क्वायर x होता, प्लीज इमेजिन करो, sin स्क्वायर x होता तो डिफरेंशिएशन क्या बनता, 2 sin x एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट इज cos x। तो कहीं ना कहीं 2 sin y cos y आया, लेकिन यहाँ पे पूरे दौरान में हमने y को x मान के चला है। तो यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल फंक्शन, तो सबसे पहले दिस वाज sin y का होल स्क्वायर, तो आपने सबसे पहले इसको x अज्यूम करके डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर की तरह, x स्क्वायर की तरह डिफरेंशिएट किया, तो आपको मिला 2 sin x इंटू ddx ऑफ x। ठीक है, अब 2 sin x इंटू ddx ऑफ x, अब ddx ऑफ x क्या है, यहाँ पे sin y का डिफरेंशिएशन है, तो sin y के डिफरेंशिएशन में अब ये जो अंदर जो, अब ये जो y दिख रहा है इसको हमने x डैश मान लिया, इसको हमने x डैश मान लिया, तो ddx ऑफ sin x क्या होता, cos x होता, तो इसीलिए अब यहाँ पे cos ऑफ, पहले तो आप इसको पूरा वो करोगे, so cos ऑफ 1 minute I did a mistake here। So first of all, if it is only x square guys, if it is only x square तो हम क्या लिखेंगे, 2x ना, 2x into ddx of capital X। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 sin y into ddx of sin y, राइट। अब आप सोचो कि आपको ये डिफरेंशिएट करना है, दिक्कत कौन कर रहा है, y दिक्कत कर रहा है, तो इस y को मान लो अब x डैश, y को मान लो x डैश, तो उस हिसाब से sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे हम cos x लिख दिए, है ना, मान लो कि अभी मैं उसको x डैश कर देता हूँ फिलहाल, इनटू ddx ऑफ x डैश, फिर आप वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 sin y cos y, और यहाँ पे dy/dx रह जाएगा। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे dy/dx रह जाएगा। डोंट कंसिडर sin y टू बी अ कांस्टेंट, ये मत सोचिएगा कि उधर y है इधर x है, कांस्टेंट है इसलिए ये 0 हो जाएगा, बिकॉज यही डिस्कशन था हमारे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पे, कि एक्सप्लिसिट में आप दिखा पाते हो डायरेक्टली कि y इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन x,
और इम्प्लिसिट में वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बट स्टिल देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स अगर आप वहां चेंज करते रहोगे तो वाई की वैल्यूज भी चेंज होते जाएंगी, ठीक है। सो लेट मी नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये जो साइड में मैंने जो डिफरेंशिएट किया है चेन रूल लगा के, क्या ये आइडिया क्लियर हो रहा है? ये अभी भले हमको एक्सप्लेन करने के लिए कैपिटल एक्स एक्स डैश वगैरह ले रहा है, बट क्या ये आइडिया क्लियर हो रहा है? पहले हमने उसका स्क्वायर समझा, डिफरेंशिएट किया, तो 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स आया, फिर कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो वो साइन वाई, और इधर भी साइन वाई पुट किया। अब वो साइन वाई में साइन एक्स होता तो दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए वाई को एक्स डैश मान के डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। दिव्यांशु, कोई दिक्कत यहाँ पे इस वाले टर्म में? ठीक है। सो अब सेम चीज गाइस हम कहां पे करेंगे? हम करेंगे एक्स वाई वाले पे। तो पहले हमको आइडियली क्या करना चाहिए यहाँ पे? इसको हमको x मान लेना चाहिए, इसको हमें x मान लेना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की बात करें तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता? माइनस साइन एक्स। लेकिन फिर आपने उसको x माना था तो उसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो नाउ दिस इज डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे आप लगाओगे uv, इसको तो सीधा sin 2y लिख देता हूं ना। अब डी डी एक्स ऑफ यू वी लगाओगे तो क्या होता है? u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो उस हिसाब से u को रखा, v को डिफरेंशिएट किया, तो v मतलब यहाँ पे y है, इसके बाद y को रखा, x को डिफरेंशिएट किया, तो dx अपॉन x हो गया। So I think now the question is solved. Sin 2y minus sin of xy। अच्छा, एक और चीज कर लीजिए यहीं पे, क्योंकि आपको पता है कि लास्टली माय टारगेट इज टू फाइंड dy by dx, तो बाकी सबको मुझे इक्वेशन के राइट साइड में भेजना है। तो sin 2y को हम पहले राइट साइड में भेज दिया, या इसी को राइट साइड भेज दिया? मान लो इसी को राइट साइड भेज दिया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ sin 2y के नीचे कौन आ जाएगा? sin 2y के नीचे आ जाएगा sin ऑफ xy, और यहाँ पे देखोगे तो dy by dx अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा। अब इस x प्लस वाई को भी आप राइट लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, तो sin 2y अपॉन sin xy इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dy by dx, ठीक है। सो अल्टीमेट टारगेट क्या था? डिफरेंशिएट किया, dy by dx कॉमन लिए, और बाकी सबको राइट साइड भेज दिया, इक्वेशन के दूसरे साइड भेज दिया। ठीक है, बढ़ो आगे, फिर जल्दी बताओ। कहीं पे रिपीट करना है कोई स्टेप तो बताइए। यस दिव्यांशु बताओ। सर बोल रहे हैं यहाँ पे जो मार्क करो ये स्क्रीन पे। दिखा ना, ये 2 sin x इंटू वाई, 2 sin y इंटू cos y, हाँ, तो वो इसका वहां वैल्यू पे है डी ना वाई बाई d डी एक्स, अपॉन। वहां पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, वहां पे डी वाई बाई डी एक्स हाँ आएगा। वही हम बोल रहे थे। हम्म। तो यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स मिस कर लिया।
यार जिन लोगों को डाउट नहीं था वो ध्यान नहीं दे रहे, मतलब सर सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं क्योंकि बनाया नहीं है। नहीं नहीं, जिन लोगों ने बनाया हुआ है उनका कह रहा हूँ। जी दिव्यांशु, हैंड रेज क्यों, पूछना है कुछ? यस सर। सर बोल रहे हैं यहाँ पे फिर x प्लस वाई कॉमन कैसे हो रहा है? यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन लिए हैं ना, फिर x प्लस वाई, तो वो तो हाँ x से x कट जा रहा है, तो कहाँ? हाँ, सही में सही में। वहीं से सब। और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, सो वहां पे सिर्फ y बचने वाला है, और मैंने ब्रैकेट भी साथ में ओपन कर दिया। ठीक है, सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स पहले 2 है, तो वहां से हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन उठा लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास आया साइन ऑफ 2y माइनस x साइन ऑफ xy, और इसको राइट साइड भेज दिया, तो वहां से हमारे पास आया y साइन ऑफ xy, और फिर आपने इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, so this becomes the answer. Is this clear now? दिव्यांशु ठीक है अब? यस सर। और कोई दिक्कत यहाँ पे एक्सरसाइज में? 5.4 पे चलते हैं फिर जल्दी से। ओके, तो ये रहा 5.4, बताइए। आर्यन ने बोला है 5.4 का 7, दिव्यांशु ने दिया 6। दिव्यांशु 6 वाला तो मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 6 वाला तो आसान है। अब जैसे कि e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहेगा। अगला वाला e टू द पावर x स्क्वायर है, तो e टू द पावर x स्क्वायर में पहले ऊपर वाले फंक्शन को x मानोगे, क्योंकि बाहर से अभी कौन सा फंक्शन है ये, पहले तो e का फंक्शन है ना, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट में x स्क्वायर लग रहा है, तो अब आपका ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप तीसरे फंक्शन पे जाओगे, वो एक्स क्यूब है और ये एक्स टू द पावर 5 तक चल रहा है, तो अब आप उस पूरे को x मानते, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू। सर सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट सर करोगे। हो जाएगा, तब हमको लगा कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो उससे हाँ ठीक है, हो जाएगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। रूट अंडर e, और e के अंदर भी रूट अंडर x है। ठीक है, so let's say this is equal to y. Now if I differentiate here dy by dx, तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो e टू द पावर x, e टू द पावर रूट x का पावर 2 है, तो सबसे पहले इट्स अ
स्क्वायर रूट फंक्शन जैसे रूट एक्स हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रूट एक फंक्शन है, सबसे बाहर में रूट लगा हुआ है ना, सबसे बाहर में रूट लगा हुआ है सबसे ऊपर। तो अगर आप बाहर से अंदर जाओगे तो पहले देखोगे कि रूट है, रूट के अंदर जो बेस है वो ई है, और ई के एक्सपोनेंट में बेस देखोगे, उसके बाद एक्सपोनेंट को देखोगे कि ई के एक्सपोनेंट में रूट एक्स लगा हुआ है। तो आपका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं पहले ये वाले हिसाब से होना चाहिए। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 बाई, कहीं ना कहीं भी हम इस अंदर वाले पार्ट को x की तरह ट्रीट कर रहे होंगे, अंदर वाले पार्ट को x की तरह ट्रीट कर रहे होंगे। तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ x, then put the values। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ इट इज e टू द पावर रूट एक्स। तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो थोड़ा आसान हो गया, बिकॉज यहाँ पे आप इसको किसको अब वो करोगे, तो यू विल अज्यूम दैट दिस इज x डैश, दिस इज x डैश। तो अभी फिलहाल उसको x मान लो, उसको x मान के अगर डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर x आएगा, e टू द पावर x डैश मान लो, इनटू डी डी एक्स ऑफ x डैश, और फिर वैल्यू पुट कर दो। अब डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। So this becomes the final answer of your question। अब छोटा मोटा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, जैसे कि अगर आप e टू द पावर रूट एक्स एक ऊपर दिख रहा है और e टू द पावर रूट एक्स रूट के अंदर नीचे दिख रहा है, तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने चाहते हो तो पहले तो ये 2 टू द 4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये आपका रूट अंडर e टू द पावर रूट एक्स बनेगा डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर? कहीं पे दिक्कत है बताइए, निखिल, दीक्षा। और ऊपर रूट नहीं आएगा पूरा के अंदर, पूरे के ऊपर रूट नहीं आएगा। नहीं होगा, बिकॉज अगर आप टर्म्स को देख रहे हो तो अगर आप e टू द पावर रूट एक्स को अभी फिलहाल अगर y की तरह ट्रीट करो तो न्यूमरेटर में y है और डिनोमिनेटर में देखो तो 1/2 रूट y है ना वहां पे। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है। तो y अपॉन रूट y को क्या लिखोगे? रूट y लिखोगे कि नहीं? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रूट y लिखा हुआ है। इसको और इसको देखो, ठीक है। दीक्षा, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है आपका डाउट? ठीक है, चलिए गाइस, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। कितना टाइम बचा है हमारे पास? तो वी हैव 11, 20 मिनट बचा हुआ है। ओके, सो अब हमारा जो टारगेट होगा, सबसे पहले 5.3 के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए दिया था कि sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, फिर sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, इन सबके फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। तो ये आपके सामने मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हम मेनली यूज करेंगे, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी आते हैं, वहां पे डिफरेंशिएट करने में काम बहुत आसान कर देता है ये। लेट्स से आई जस्ट टेक एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे आप देख लो कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके सबसे पहले बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13, देख के बताओ तो 9 से लेके 13 में आपको कहां पे दिक्कत हो रही है? पहले बताओ कौन सा आपको लग रहा है कि मुश्किल है। लेट मी नो योर क्वेश्चन।
10, ठीक है, 10 में लग रहा है। चलिए अब आपको लॉजिक सिंपल क्या रखना है, बाहर में tan इनवर्स है, बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर मेरे को बनाना है tan। चलिए अब आपको मैं कहता हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब गाइज मैं आपको सिंपल सा अगर एक चीज बोलूं कि x के जगह पे एक रेशियो डालेंगे, x के जगह पे एक साइन थीटा कॉस थीटा या tan थीटा रखना है, x के जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा या tan थीटा रखना है, कोई एक रखना है, और उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, तो ये फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला प्रॉपर्ली इस फॉर्म में फिटिंग है। जैसे अगर देखोगे तो न्यूमरेटर में 3x माइनस एक्स क्यूब था, तो ना ही इस फॉर्मूला में है, ना ही इधर है, ना ही इधर है, ना ही इधर है, यहां कहीं भी नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहां कहीं भी नहीं दिख रहा। इधर देखो तो यहाँ पे इधर दिख रहा है 3x टाइप बन रहा है, लेकिन 4 आ गया जो हमें नहीं चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले को देखना है जो एक फ्रैक्शन है, उस फॉर्मूले को देखना है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फिट बैठ रहा है। तो आई थिंक सबको फॉर्मूला नंबर दिख रहा है, सबको फॉर्मूला नंबर 5 फॉर्मूला नंबर 6 दिख रहा है कि नहीं, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए सब कोई। इफ यू सिंपली पुट x एस tan थीटा, x के जगह पे सिर्फ tan थीटा रख दो, तो क्या ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। टेल मी यस और नो स्टूडेंट्स, अगर आप x के जगह पे tan थीटा को रखते हो तो क्या आपको ये चीज मिल रही है या नहीं मिल रही, राइट। तो क्या तरीका है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको देखना है कि x के जगह पे साइन कॉस या tan रख के, x के जगह पे साइन कॉस या tan रख के कौन सा फॉर्मूला इनमें से फिट बैठता है प्रॉपर, ठीक है। और बहुत इजी होता है, मतलब अगर आप फॉर्मूले को सामने रखोगे और देखोगे ये जाएगा क्या, तो वहीं से आइडिया हो जाता है। तो नाउ व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x एस tan थीटा, दिस बिकम्स tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर अब अंदर की बात करें तो ये बन जाएगा, अंदर की तरफ ये हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है, अंदर की तरफ हो जाएगा tan 3 थीटा, और बाहर है tan इनवर्स। तो मैंने ITF अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बट आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर बाहर अभी tan इनवर्स है और अंदर tan अल्फा टाइप है, बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan अल्फा है, तो tan इनवर्स और tan हट जाएंगे और सिर्फ अल्फा बचेगा, जो भी अंदर एंगल था वो एंगल बचेगा। तो अंदर कौन सा एंगल था, अंदर हमारे पास था 3 थीटा, तो ये बच जाएगा आपका, ठीक है। अब 3 थीटा है, थीटा तो क्वेश्चन के दौरान आपने खुद का अजम्पशन किया था, तो आपको लास्ट में वापस x के टर्म्स में लिखना होता है। तो ये आप लिखोगे 3 tan इनवर्स x, ये लिखोगे आप 3 tan इनवर्स x। आर यू गेटिंग दिस, कैसे लिखा tan इनवर्स x, बिकॉज अगर x की वैल्यू tan थीटा है, x की वैल्यू tan थीटा है, तो आपका थीटा यहां से क्या निकल आएगा, tan को दूसरे साइड, कहने के लिए tan को दूसरे साइड भेजोगे ना तो tan इनवर्स बनता है, जो अपन थोड़ा ITF में इसको डिटेल में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है समझना कि अगर x का वैल्यू tan थीटा है तो tan को दूसरे साइड भेजोगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा और वो आपका थीटा बन जाएगा, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को भी, एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं और आप डिसाइड करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और मैं सर आपको, हाँ हाँ सारे देखेंगे। अब आप देखो कि इसमें से कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, बाहर तक cos इनवर्स, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, cos इनवर्स सर 1 सेकंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक सबको दिख रहा है कि अंदर हमको कहीं ना कहीं कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है, बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर हमको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक्चुअली पे किस पे फोकस करना चाहिए, कॉस वाले फॉर्मूलास पे फोकस करना चाहिए।
तो या तो आपको cos 2x वाला फॉर्मूला लग रहा होगा या cos 3x वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सबको 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा क्या सब्सटीट्यूशन होगा, वहां पे x के जगह पे tan थीटा मानना, x के जगह पे tan थीटा मानना। तो जैसे आप उस tan थीटा को पुट करते हो, ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स, अब अंदर क्या हो गया, ये cos 2 थीटा हो गया। तो क्या बचेगा आपके यहाँ पे 2 थीटा बचेगा, और थीटा को वापस लास्ट में किसके फॉर्म में लिखना है, x के फॉर्म में लिखना है। तो अगर x को tan थीटा माना था तो थीटा tan इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेट मी नो, ये मुश्किल नहीं है गाइस। क्या होता है कि हम जो डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं ना, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। डिफरेंशिएशन जो करते हो, एक होता है जैसे आपने 5.2 में देखा था, एक होता है जो आपने फिजिक्स में किया हुआ है सीधा फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। फिर आता है चेन रूल। चेन रूल से पहले वो प्रोडक्ट मतलब एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, ये होते हैं। और उसके बाद आता है चेन रूल। चेन रूल आने के बाद फिर होता है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करके डिफरेंशिएट करना, ठीक है। और फिर आता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, जो हम कर चुके हैं। तो ये कोई दिक्कत यहाँ पे? आपको ये बस एक तरीके से कह सकते हो कि यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे फिट बैठेगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे फिट बैठेगा, बस ये आपको एक तरीके से लगाना होता है। और जब आप ये कर लेते हो, जब आपने y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लिख लिया, अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d dx ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, वो कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2 तो बाहर था इसलिए 2 लिखे हुए, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है। अनिमेश कह रहा है सर ये फॉर्मूला पिछले क्लास में नहीं दिए थे। अनिमेश, मैंने फॉर्मूला दिया नहीं था, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला याद करके आने बोला था, और मुझे पता था कि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे सीरियस नहीं है, तो फॉर्मूला ही याद करके नहीं आए होंगे, तो इसलिए फिर मैंने फॉर्मूले को यहाँ पे रखा। हाँ, हारियन बोल रहा है होमवर्क बोले थे। क्लास का एक्चुअली ड्यूरेशन खिंच गया आपके डाउट्स में, तो इसलिए फिर मैंने पूछा नहीं कि किन किन को फॉर्मूला याद है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, आइडिया क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब जैसे कि अगर हम बात करें 14 का, 14, चलो तो सोचो 14 में आप x के जगह पे क्या रखोगे, 14 में x के जगह पे क्या रखोगे, अब अंदर साइन, बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर sin 2 थीटा या sin 3 थीटा का फॉर्म बनाना है। तो अगर फॉर्मूले की तरफ ले जाओ, तो ये देखो sin 2x होता है 2 sin x cos x, और sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो sin 3x के फॉर्मूला में एक 3 भी आता है, एक 4 भी आता है, और sin 2x के फॉर्मूला में सिर्फ एक 2 आता है। और क्वेश्चन में अंदर देखोगे तो 2 दिख रहा है, तो उससे आपको क्या आइडिया मिल जाएगा, x के जगह पे क्या रखना है आपको, x के जगह पे आप रखोगे tan थीटा, तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी tan थीटा कह रहा हूं, साइन इनवर्स 2 sin थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos थीटा, सो 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, sin 2 थीटा हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, लास्टली 2 थीटा बचेगा, फिर थीटा को रिप्लेस करोगे तो साइन इनवर्स x आएगा। तो फाइनली y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, साइन इनवर्स x निकल कर आ गई। जब आपको y की वैल्यू साइन इनवर्स x मिल गया, अब आपको करना है डिफरेंशिएट। तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2 इंटू डी dx ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, एंड साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। So this becomes the answer of your question. Are you getting this? आसान था ना, बस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं गाइस ये जो फॉर्मूलाज होंगे ये आपको इंटीग्रेशन में भी चाहिए ही होते हैं। इंटीग्रेशन में भी बहुत जगह ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं।
ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ट्रिगोनोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। चलिए, सो डन। तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वी हैव एग्जैक्टली 9 मिनट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस के लिए, फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपका ये सब्स्टिट्यूशन रहेगा। तो ये देख सकते हो, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसका चेन रूल लगा के भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको मेनली ये यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्प करेगा। यहाँ पे अगर आप चेन रूल लगाते तो बहुत टाइम लग जाता, तो उसके लिए बेटर है कि आप ए के जगह पे ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा रखते। ओके, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वर्ड से ही पता चल रहा है कि लॉग इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कहां पे करने वाले हो? सो टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, दो केसेस मिलेंगे आपको। एक ऐसा फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस। आप मान लो एक ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो जो कि बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस के प्रोडक्ट से या उनके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आपने ऑब्टेन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं लिखूं तो y इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू cos of x into let's say tan of x। ठीक है, और लगाना है तो मान लो रूट अंडर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। तो सोचो इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं इनका डिफरेंशिएशन, अब ये फंक्शन आपने बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस के प्रोडक्ट से निकल कर आए हैं, है ना? सर चेन रूल से लेंदी जाएगा। चेन रूल से बहुत लंबा निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से क्या लिखोगे आप पहले को डिफरेंशिएट किए, पहले बाकी तीनों को मल्टीप्लाई किए, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट किए, पहला तीसरा चौथे को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तीसरे को डिफरेंशिएट किए, पहला दूसरा और चौथा को ऐसे ही मल्टीप्लाई किया। तो 4 स्टेप तो आपको वही दिख रहा है। और फिर अगर मान लो कि उसमें से कोई एक फंक्शन है जिसमें फर्दर चेन रूल लगेगा तो लंबा हो जाएगा, राइट? तो ये एक टाइप का सिनेरियो है जहां पे बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे। या फिर दूसरा केस हो सकता है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx टू द पावर gx, बेस में एक x का फंक्शन है और उसके पावर में भी एक x का फंक्शन लग गया। इसको इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, a टू द पावर x में a इज अ कांस्टेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर बेस इज अ प्रॉपर फंक्शन ऑफ x एंड पावर इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेकर दूं सर तो इट कैन बी 5.4। x टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल हो गया x टू द पावर x। x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अभी तक आपने सीखा नहीं है। आप यहाँ पे x टू द पावर n नहीं लगा सकते हो, आप यहाँ पे x टू द पावर n नहीं लगा सकते हो क्योंकि पावर वहां पे एक नंबर होता है, यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे a टू द पावर x भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि a टू द पावर x में बेस एक कांस्टेंट होता है जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस के लिए क्या कन्वीनियंट होता है कि पहले हम लॉगरिथम लगाए, पहले हम लॉग लगा देते हैं फंक्शन पे। लॉग लगाने से क्या होता है कि जो पावर में होता है वो बाहर निकल आता है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ जो बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें होते हैं वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज छोटे मोटे यहाँ पे कौन से रूल्स लगेंगे? सो लॉग ऑफ a टू द पावर b क्या होता है? ये b टाइम्स लॉग a हो जाता है। तो एक ये फॉर्मूला यहाँ पे अच्छा खासा यूज आएगा। सेकेंड, लॉग ऑफ ए बी, तो लॉग ऑफ ए बी को हम क्या लिखते हैं? लॉग a प्लस लॉग b। तो ये दो लॉग वाले जो फॉर्मूलाज है इनका अच्छा खासा आपका यूज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस अब स्टेप्स इन्वॉल्व, हर एक लॉगरिथमिक, अच्छा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझ जाओ कि बोर्ड्स में अगर कुछ 4 नंबर का आया ना डिफरेंशिएशन से तो 99% चांसेस है कि ये यहीं से आएगा। सो फॉर बोर्ड्स अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे तो यू विल गेट द कंफर्मेशन। फॉर बोर्ड्स वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
क्योंकि इसके क्वेश्चन जनरली थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। आप समझ सकते हो कि पहले हमको प्रोसेस देख लोगे तो शायद दिख ही जाएगा। सबसे पहला स्टेप है टेक नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन y is equal to fx and use the laws of logarithms to simplify। तो पहले आप दोनों जगह log लगाओगे, log लगाने के बाद वो या तो log of a to the power b होगा या फिर log of ab होगा। मतलब या तो fx to the power gx वाला केस हो सकता है या फिर बहुत सारे फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा log के एडिशन में, और जो पावर में होगा वहां पे पावर बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लॉगरिथम लोगे, लॉगरिथम होगा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा डिफरेंशिएट करना, सेकेंड स्टेप होगा डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। थर्ड स्टेप होगा dy by dx का एक्सप्रेशन लिखना, जैसे कि अपन एक्सप्लिसिट वाले में करते थे ना, इम्प्लिसिट वाले में कि dy by dx का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बाकी सब चीज को राइट साइड में भेज देते थे। तो स्टेप अगर देखोगे तो मोटा मोटा 3 ही स्टेप है। पहला लॉग लगाना होता है, लॉग का कुछ कुछ प्रॉपर्टी लग रहा है तो लगाइए, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कीजिए और लास्टली dy by dx का एक्सप्रेशन लिखिए। जैसे आपके सामने मैंने ux टू द पावर vx वाला केस को मेनली रखा है बिकॉज बोर्ड्स में सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस आए एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन वाला। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, ये आपका उसका स्टेप 1 हो गया, टेकिंग लॉगरिथम टू बेस e ऑन बोथ साइड्स। तो गाइस जब आप सिंपल सा फंडा है y इज इक्वल टू u टू द पावर v ही रखो। अगर आप यहाँ पे log लगाते हो तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो log y हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे v टाइम्स log u हो जाएगा, v टाइम्स log u हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिटन हियर। तो दिस विल बी योर स्टेप 1, log भी लगाया और अगले स्टेप में log की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, पावर को बाहर लाने वाली। फिर आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल। आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल। चेन रूल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर वो log x होता तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता। अब log y दे दिया है तो log y का डिफरेंशिएशन 1 by y होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता तो, लेकिन अब log y को अगर आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 by y इंटू dy by dx आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज हम कहीं ना कहीं y को x मानकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो y को x मानकर डिफरेंशिएट करोगे तो log x होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x लिखे लेकिन इंटू dx अपॉन x। ठीक है, अब आइए राइट साइड पे, राइट साइड में v इंटू लॉग ऑफ u है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, v को एक फंक्शन और log ऑफ u को सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और आप उसको उस हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है। तो राइट साइड में क्या होगा स्टूडेंट्स के, राइट साइड में तो आपको x का फंक्शन मिलने वाला है, राइट साइड में आपको x का फंक्शन मिलेगा। लेफ्ट साइड में इट इज 1 by y इंटू dy by dx ऑलवेज, 1 by y इंटू dy by dx ऑलवेज। तो आप क्या करोगे, सिर्फ वो 1 by y में जो y दिख रहा है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे राइट साइड में, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन में हमें dy by dx निकालना है, तो dy by dx को अकेला रहना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको आगे भेज देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वो स्टेप्स आपके माइंड में एक आइडिया अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए अच्छे से। यस अनिमेश। सर ये 1 by y को उधर भेजने वाला स्टेप लास्ट में कर सकते हैं, मतलब सब डिफरेंशिएशन वगैरह करने के बाद? ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन के बाद ही करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ही तो 1 by y निकलता है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद ही। अब देखो कि उससे ऊपर जो log लिखा हुआ है वहां क्या 1 by y दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना। अब जैसे ये एक सॉल्व एग्जांपल रखा था, ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 2x। तो बेस में भी एक x का फंक्शन है, पावर में भी एक x का फंक्शन है, तो दैट विल गिव यू एनफ हिंट कि आपको यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, log लगाया गया, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो यार ln y हो गया और यहाँ पे इस पूरे के ऊपर log लग गया। अब पावर क्या होगा, पावर आ जाएगा बाहर, तो इसलिए देखिए 2x बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड्स। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ln y होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 by y इंटू dy by dx होगा, हमेशा 1 by y इंटू dy by dx होगा। अब राइट साइड में आप इसको एक फंक्शन मानोगे और इसको दूसरा फंक्शन मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे u भी लग जाएगा आपका, और उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली गाइस डिफरेंशिएट किया है। आप ये प्रोसेस इजीली समझ सकते हो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे लास्टली आएगा 2x अपॉन x प्लस 1
और सेकेंड वाले टर्म है 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ x प्लस 1। अब क्योंकि दिस वाज इक्वल टू 1 by y dy by dx, तो इसीलिए कह सकते हो अगला स्टेप क्या है, फाइनली मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। या y को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, y को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आइडियली आपको क्या मिलेगा फिर, dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ 2x अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ x प्लस 1। यही मिलेगा स्टूडेंट्स। और क्योंकि y जो था वो क्वेश्चन में देखो क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 2 प्लस x, तो वो x प्लस 1 टू द पावर 2x ये रख दिया। आर यू गेटिंग दिस? चेक करो प्रोसेस। सबसे पहले लॉग लगाया गया, लॉग लगाने के बाद डिफरेंशिएट किया गया। लेफ्ट हैंड साइड में इट्स ऑलवेज 1 by y इंटू dy by dx, राइट हैंड साइड में x का फंक्शन होगा तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा अपना। फिर लास्ट में वो जो 1 by y का y है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, और y का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो आपको ये x प्लस 1 टू द पावर 2x होगा। तो लास्टली यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड कि इसका जो dy by dx निकालोगे उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा x के टर्म्स में रहने वाली है, हमेशा x के टर्म्स में रहेगी, वहां पे y नहीं आता, जो भी आएगा x और कांस्टेंट ही रहने वाला है। इज द आइडिया क्लियर? यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द प्रोसेस। क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला, लेंदी होता है थोड़ा सा, मुश्किल नहीं होगा अगर आपको चेन रूल आता है तो, ठीक है। लेट मी चेक इफ आई हैव वन मोर क्वेश्चन, राइट। तो गाइस पीछे वाला क्वेश्चन था बेस में एक फंक्शन है, पावर में भी एक फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, cos x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। 2 मिनट के लिए बस ये स्टेप देख लेते हैं, फिर सेशन को एंड कर देंगे, आप उसको इजिली फिर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो y का लॉगरिथम तो log y बन जाएगा, और यहाँ पे आप क्योंकि ये चीजें मल्टीप्लीकेशन में है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब जैसे कि log ऑफ abc क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, log ऑफ abc को क्या लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, लॉगरिथम ले लिया, पहला स्टेप अपना डन, लॉगरिथम। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप करना है डिफरेंशिएट, तो लेफ्ट हैंड साइड में log y का डिफरेंशिएशन 1 by y log y होगा, और राइट हैंड साइड में log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन 1 by cos x इंटू माइनस साइन x होता, मतलब वो आप अपना कर लोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अपना 1 by y टाइम्स ऑफ dy by dx आएगा, और राइट हैंड साइड में प्रॉपर अपना चेन रूल लगेगा, सारा प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है। एंड नाउ यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करके निकल आए, डिफरेंशिएट करके निकल आए। तो इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेप 3 आता है एक तरीके से, जहां पे आप 1 by y का जो y है उस y को करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 by y का जो y है उसको करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर उसके अगले स्टेप में y की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई रहती है, जैसे देखिए यहाँ पे ये y था और क्वेश्चन में y की वैल्यू cos x cos y cos 2x cos 6 दिया था, उसको अगले स्टेप में डाल दिया गया, और ये माइनस मेरे ख्याल से अंदर सिंप्लीफाई वगैरह करके बाहर निकल आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये साइन x अपॉन cos x, ये tan x बन रहा है, यहाँ पे tan 2x बन रहा है, यहाँ पे tan 3x बन रहा है, और हर जगह माइनस लगा हुआ था तो उसी माइनस को बाहर निकाल दिया गया। So let me know, is the process clear now? Abhishek, Animesh, Aryan, Diksha, Divyanshu, Nikhil, Rivansh and Saurabh. Is the process clear? Clear. कोई दिक्कत? प्रोसेस क्या है, लॉगरिथम लिया, डिफरेंशिएट किया, और फिर लास्ट में y को राइट साइड में भेज के y की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। 2-3 अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स देखते हो तो वो प्रोसेस क्लियर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज लॉगरिथम आपको लगाना आता है, चेन रूल आपने लगाना सीख लिया है, तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, ओके।
और इसके क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पास एग्जाम आइडिया है या आर एस अग्रवाल है या आर डी शर्मा है, जो भी बुक है उसमें प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आज हम ज्यादा कुछ पढ़ भी नहीं पाए। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 8-10 क्वेश्चन है। अगर मैं एक बार एनसीईआरटी पे चलूं, ठीक है, तो एनसीईआरटी में अपना 1 से लेके 8-10 क्वेश्चन नहीं है, 17 क्वेश्चन है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ये 17 क्वेश्चन में आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एग्जाम आइडिया जो भी है उससे पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। रिवांश पूछ रहा है कि सर आर डी शर्मा बनाए या एग्जाम आइडिया बनाए। रिवांश देखो, अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो ना, तो आपके पास जो भी बुक है, अगर आपके पास दोनों बुक है तो आप एग्जाम आइडिया ही सॉल्व करो। बिकॉज लास्ट हमारा जो प्लानर है मेरा, उसके हिसाब से हम नवंबर या मिड दिसंबर तक सिलेबस खत्म करेंगे। तो उसके बाद अगले 3 महीने इट विल बी कंप्लीटली पास्ट ईयर क्वेश्चंस का ही डिस्कशन। मैं कुछ इधर उधर के फालतू क्वेश्चंस पे नहीं जाने वाला। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अगर हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आते हैं तो 95 से नीचे आने के चांसेस नहीं रहेंगे फिर, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम आइडिया नहीं है, आर डी शर्मा खरीदे हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आर डी शर्मा से लेवल 2 क्वेश्चंस को थोड़ा अवॉइड करना, लेवल 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, रिपीटिशन को अवॉइड करना, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करना वहां पे, ठीक है। आर्यन, अभी मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ, माय टारगेट इज कि इस वीक में डिफरेंशिएशन खत्म करना है चैप्टर 5, ठीक है। एंड देन जुलाई 3rd वीक तक चैप्टर 6। तो एज ऑफ नाउ रिमेंबर दिस, ओके। बाकी आपको भिजवा देंगे वैसे ग्रुप में। चलिए फिर, आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन। यस अनिमेश। सर ये एग्जाम आइडिया मिल नहीं रहा है इस बार वाला, शायद आया नहीं है, तो सर पिछले वाला ले ले। हाँ, अरे देखो, अब इस बार वाला पिछले बार वाले में अंतर क्या है, एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है। सर पिछले के पिछले वाला अगर मिले तो। नहीं मतलब रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि एक केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं ना, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आए हैं। वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बोर्ड्स ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया था और फिर वो एग्जाम नहीं हुआ। अगर आप सैंपल पेपर भी उठा के देखे हो तो सैंपल पेपर में आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मिले होंगे। तो अगर आप वो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छा लेट मी चेक। एक स्टूडेंट था हमारा, आई थिंक पूरी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट ने नया एग्जाम आइडिया खरीदा था, बाकी सबके पास पुराने पुराने पड़े हुए थे। तो एक बार मैं उससे पूछ के बता दूंगा कि 2021 के एग्जाम के लिए जो आया था उसमें केस स्टडी था या नहीं, ठीक है। एक बार मैं पूछ के बता दूंगा। बाकी आप लोग टेंशन मत लो, वो मैंने आप लोगों को ओसवाल वाली बुक आपको ऑलरेडी ग्रुप पे डाल दी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है, एग्जाम आइडिया में केस स्टडी वाला क्वेश्चन नहीं था। जहां तक मुझे याद आ रहा है एग्जाम आइडिया में केस स्टडी वाला क्वेश्चन नहीं था। एग्जाम आइडिया में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ओसवाल में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बैठाए हुए थे। तो इफ यू वांट, मैं आपको ओसवाल वाली जो बुक है उसका मैं पीडीएफ शेयर किया था, शायद दोबारा कर दूंगा। सर दोबारा कर दीजिए। Okay, so ending the session for today. Thank you everyone. Homework will be exercise 5.4. Let me write it on the अब जो लोग फाइल नहीं खोलेंगे, पूछूंगा उनसे कितने क्वेश्चन किए, फिर से उनको रिमूव किया जाएगा। 5.5 है ना ये शायद, वही तो आप 5.4 लिख 5.5 प्लस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 5.3 जो है ना वो वाले क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 5.3। ओके एवरीवन, चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर, एंडिंग द सेशन।